प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्र, हम बताने जा रहे हैं आपको कि सामान्य जानकारी बताएंगे सिर्फ जानकारी के लिए। तो एक नॉर्मल सी भाषा में हम आपको बता दें कि पुलिस जो अपने पास पट्टा रखती है, उस पट्टे पर क्या लिखा होता है दोनों साइड में, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में जानकारी देंगे। तो पुलिस पर क्या लिखा होता है, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुलिस रिमांड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, और पुलिस के पट्टे पर क्या लिखा होता है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके प्यार के इंतज़ार में हम कमेंट बॉक्स देखते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं आगे। रिमांड क्या होता है, पुलिस रिमांड। ये एक जांच के सफल समापन के लिए सहायता है। दूसरे शब्दों में यह वह रिमांड है जहां आरोपी को पुलिस या मजिस्ट्रेट की हिरासत में सबूत इकट्ठा करने और जांच पूरी करने के लिए वापस भेजते हैं। रिमांड का उद्देश्य जांच पूरी करने में सुविधा प्रदान करना होता है। और बढ़ते हैं रिमांड के क्रम में आगे। लेकिन क्या पुलिस को रिमांड के दौरान मारपीट करने का अधिकार है? जी बिल्कुल नहीं। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, चाहे जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो। पुलिस को मारपीट करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। किसी भी अपराधी को पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। अब जांच के दौरान पुलिस को लगता है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, तो वह उस केस में मुकदमा चलाने के न्यायालय में आरोप पत्र या चार्जशीट पेश करती है। इसे पुलिस चालान भी कहा जाता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि चार्जशीट किस सूरत में और कितने दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है। बिंदु संख्या 2 में आ जाते हैं हम। गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? तो ये आपका प्रश्न था हमारे सब्सक्राइबर का। तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। वारंट कब तक लागू रहता है? वारंट की वैसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। वारंट या तो तामील होता है या फिर जारी करने वाली या इससे ऊपर की अदालत इसे निरस्त करती है। कानून की किताब में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। बिंदु संख्या 3 में बेल मिलने के बाद क्या होता है? बेल मिलने के बाद वह गिरफ्तारी से बच जाता है। अंतरिम जमानत, रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन शेष हो या अंतरिम बेल दी जाती है। बहुत कम समय के लिए यह बेल दी जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। एक व्यक्ति कितनी बार जमानत ले सकता है? एक व्यक्ति एक मामले में सिर्फ एक व्यक्ति की ही जमानत दे सकता है। जमानत के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं। जमानती आईपीसी की धारा 2 के अनुसार जमानती अपराध वह है जो पहली अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया हो। दूसरा गैर जमानती। बिंदु 5 में चलते हैं। बिंदु 5 में पुलिस के पट्टे पर क्या लिखा होता है? जैसा कि हमने टाइटल में भी बताया था कि पुलिस के पट्टे पर दोनों ओर क्या लिखा होता है। आइए आपको बताते हैं पुलिस इनको इस्तेमाल अपराधियों पर कैसे करती है। हम आपको बता रहे हैं पुलिस के ऐसे स्पेशल हथकंडे जिन्हें थाने में शातिर अपराधियों से जुर्म कबूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह स्पेशल हथियार लेदर का एक पट्टा होता है जिसके एक ओर लिखा होता है आन मिलो सजना और दूसरी ओर अंकित होता है समाज सुधारक। दोनों चीज़ें लिखी होती है पुलिस के पट्टे पर। अब बढ़ते हैं आगे। बिंदु 6, थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या होता है? थर्ड डिग्री कैदी या अभियुक्त को जुर्म कबूल करवाने या जवाब देने के लिए मजबूर करने का जो तरीका, इसमें कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे बेंत से लगातार जोर से मारना, भूखा प्यासा रखना, सोने न देना या शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं मलमूत्र त्याग करने से रोक देना। यह है थर्ड डिग्री टॉर्चर। इसके अलावा बहुत सी क्रियाएं जो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अब आते हैं बिंदु संख्या 7 में। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? जो एफआर लगाती है पुलिस शॉर्ट में उसको एफआर बोलते हैं। कभी कभी देखने में ये आता है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद अन्वेषण किया गया। अन्वेषण के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया और पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस स्थिति में शिकायतकर्ता व्यथित हो जाता है, वह एफआर। क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है?
बिंदु 8 में हम देखेंगे, इसके अलावा अगर आपने किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर किस्म के अपराध किए हैं, जैसे किसी की हत्या करना इत्यादि, ऐसे मामले में पुलिस को CRPC की धारा 41 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। बिंदु 9 में आते हैं, FIR और चार्जशीट में क्या अंतर है, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त बताएंगे, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, जबकि चार्जशीट या आरोप पत्र पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के उपरांत आरोप साबित हो जाने पर न्यायालय प्रेषित किया जाता है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर ट्रायल शुरू किया जाता है। बिंदु 10 में आ जाते हैं, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत कौन देता है। जमानती अपराध के मामले में अन्वेषण अधिकारी जमानत देने के लिए बाध्य हैं, तथापि गैर जमानती अपराध के मामले में पुलिस जमानत नहीं दे सकता है और इसके लिए केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश द्वारा ही जमानत दिया जा सकता है। बढ़ते आगे बिंदु 11 की तरफ। 164 के बयान में क्या होता है। शुरुआत में कोर्ट ने पाया कि CRPC की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में पीड़िता का बयान दर्ज किया जाता है और इसलिए जांच अधिकारी का कार्य पीड़िता से सवाल करना कि उसने क्यों मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग बयान दिया 161 के तहत उसके बयान की तुलना में प्रशंसनीय नहीं होते हैं। बिंदु 12 में तलाशी कितने प्रकार की होती है। तलाशी कितने प्रकार की होती है। बिना वारंट के तलाशी। इस प्रकार की तलाशी CRPC के सेक्शन 103, 153, 165 और 166 के अंतर्गत बिना तलाशी के सर्च करने की सुविधा देती है। कुछ संज्ञेय मामलों में पुलिस को सिर्फ सूचना और शक के आधार पर किसी व्यक्ति के घर, दुकान, ऑफिस, वाहन या उस व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार होता है, यानी कि बिना सर्च वारंट के भी तलाशी की जा सकती है। बिंदु 13 में वारंट कितनी प्रतियों में होता है। वारंट हमेशा एक प्रति में होता है। इसमें भी जारी करने वाले अधिकारी की साइन और कोर्ट की मुहर होती है। बिंदु 14 में वारंट कितने प्रकार का होता है। अरेस्ट वारंट 2 प्रकार के होते हैं, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट। जमानती वारंट से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको अरेस्ट नहीं करता, जबकि गैर जमानती वारंट में आपको अरेस्ट किया जाता है। जमानत कितने दिनों की होती है। कानून के अनुसार एक बार गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि 60, 90 और 180 दिन अपराध की प्रकृति के मुताबिक प्रदान की जाती है और इस अवधि में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार हो जाता है, जिसे डिफ़ॉल्ट आरोप पत्र दायर करने में चूक के कारण मिली जमानत। बिंदु 16 में आ जाते हैं, जमानत खारिज कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए एक मामले में निचली अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अग्रिम जमानत हाई कोर्ट खारिज कर देती है तो उसके बाद भी उसी अदालत में वापस अर्जी लगाई जा सकती है। आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी जाती है। बिंदु 17 में आ जाते हैं, केस खारिज कैसे होता है। मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का कोई मतलब या अर्थ नहीं है अगर वादी को केवल दहलीज पर खारिज कर दिया जाना है। इसलिए प्रतिवादी अपना लिखित बयान दाखिल करने से पहले अस्वीकृति के लिए आवेदन दायर करने का हकदार है। यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो प्रतिवादी उसके बाद अपना लिखित बयान दर्ज करने का हकदार है। बिंदु 18 में 376 में जमानत कैसे मिलती है। इसमें कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए कोई गैर जमानती अपराध बनता है तो पुलिस कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी। कोर्ट भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376, 365, 323, 34 के तहत आरोपी द्वारा पेश की गई अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार कर रहा था। बिंदु 19 में आ जाते हैं, जमानत कौन ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी हैसियत बंद पत्र की राशि चुकाने की हो और जिससे आसानी से उतनी राशि वसूल की जा सके, वह किसी व्यक्ति जमानत दे सकता है। इसके लिए जमानतदार के स्वामित्व की उतनी संपत्ति का कोई प्रमाण होना चाहिए जिससे बंद पत्र की राशि की वसूली की जा सके। किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन, मकान या ज़मीन के स्वामित्व के दस्तावेज इसमें लगाए जा सकते हैं। अब आते हैं बिंदु 20 में, जमानत देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं।
अदालत में अभियुक्त को समय समय पर पेश कराने एवं जब भी न्यायालय अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए आदेश करें तब उसके प्रस्तुत होने की गारंटी लेने वाले व्यक्ति को जमानतदार अर्थात प्रतिभूत श्योरिटी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे बिंदु 21 में। खात्मा और खारिज में क्या अंतर है? खात्मा मामले में साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर लगाया जाता है, जबकि खारिजी मामले की झूठी रिपोर्ट साबित होने पर लगाया जाता है। खात्मे को संबंधित किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु खारिजी को सुनने का अधिकार जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को ही है। बिंदु 22 में पुलिस रिपोर्ट कैसे लिखें? सर्वप्रथम जिस पुलिस थाने में आपको रिपोर्ट दिखानी है उस पुलिस थाने का पूरा पता प्रार्थना पत्र में अवश्य लिखें। अपने साथ घटना का छोटा सा विवरण विषय कॉलम में लिखें। इसके पश्चात अपना पूरा नाम, पता इत्यादि की जानकारी देते हुए अपने साथ हुई घटना का पूरा विवरण जितना भी आपको याद हो लिख दें। बिंदु 23 में आते हैं, पुलिस से बात कैसे करें? पुलिस से बात कैसे करें बता देते हैं आपको संक्षिप्त में। पुलिस से बात करने का पहला तरीका तो यही है कि आपको सबसे पहले अपने अंदर के डर को ख़त्म कर लेना है, तभी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस से बातचीत कर पाएंगे। आरोप पत्र कौन दाखिल कर सकता है? बिंदु 24 में जब पुलिस जांच की कार्रवाई पूरी कर लेती है तो उसे आपराधिक मामलों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो आरोप पत्र दाखिल करते हैं। यदि जांच के बाद उन्हें उस अपराध को साबित करने का कुछ नहीं मिलता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष समापन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर मामले को बंद करने का सुझाव देते हैं। जब कोई गवाह अदालत में अपना बचाव देता है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई गवाह विटनेस मीनिंग इन हिंदी पुलिस को अपनी सीआरपीसी की धारा 161 में जो गवाही दें उसे कोर्ट में जाकर मुकर जाएं तो उसे मुकरने वाले गवाह यानी हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। यानी कि 161 के बयान देकर के कोर्ट में अगर बयान से अगर कोई पलट जाता है तो उससे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अदालत के सामने पुलिस की कहानी को सपोर्ट न करने वाला गवाह हॉस्टाइल विटनेस होता है। 26 धारा 302 में जमानत कैसे मिलती है? यदि आप पर धारा 302 के तहत आरोप लगाया जाता है तो जमानत के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित समय सीमा निर्धारित नहीं है। आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला बहुत ही गंभीर अपराध है। यदि आप हत्या के आरोपी हैं तो जमानत प्राप्त करना भी नहीं है। 27 धारा 164 में जमानत कैसे मिलती है? किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बयान या स्वीकृति के लिए पेश करेगा जिस पर कोई अपराध का आरोप लगाया गया हो। पुलिस अन्वेषण या जांच से पहले कोई आरोपी व्यक्ति को किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अब आते हैं बिंदु 28 में, झूठ बोलने में कौन सी धारा लगती है? झूठ बोलने वाले शख्स को पहले सीआरपीसी की धारा 344 के तहत नोटिस जारी किया जाता है, फिर उस पर सुनवाई होती है। झूठ साबित होने पर उसे 6 महीने की कैद या 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। 344। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। 29 गवाहों के बयान दर्ज कौन सबूत इकट्ठा? जांच में पुलिस द्वारा सबूत जुटाए जाते हैं। ऐसा कोई भी सबूत जो अपराध के समय और स्थान पर पीड़ित गवाहों और अपराधियों की मौजूदगी साबित कर सकता है मामले के लिए बहुत जरूरी है, उसे दर्ज किया जाता है। तलाशी वारंट कौन जारी करता है? न्यायालय को लगता है कि विशिष्ट स्थान या बाग की तलाशी का निरीक्षण से दस्तावेज वस्तु प्राप्त हो सकती है, तब डाक या तार विभाग की तलाशी का वारंट जारी करने का आरोप अधिकार सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को होता है। बिंदु 31 में किसी व्यक्ति की तलाशी कब ली जाती है? किसी व्यक्ति की तलाशी तब ली जाती है जब जवान को यह संदेह रहता है कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। तलाशी के समय उत्प्रेरणा, चेतावनी, धमकी आदि नहीं देना चाहिए। तलाशी और जब्ती से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में न्यायालय तलाशी वारंट जारी करता है? तलाशी वारंट का तात्पर्य एक लिखित प्राधिकार है जो किसी सक्षम मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है। इस प्राधिकार के बल पर ऐसा पुलिस अथवा व्यक्ति सामान्य रूप से किसी स्थान को अथवा विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज या वस्तु की सदोष प्रयुक्त व्यक्ति की तलाश करता है। वारंट से आप क्या समझते हैं? वारंट एक तरह से वो आदेश होता है जो व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत पेश करने का एक फरमान है। 33
बिंदु 34 समन्स क्या है? कानूनी तौर पर समन्स एक अदालत या अन्य सरकारी संस्थान द्वारा जारी किया गया कानूनी दस्तावेज है। 35 वारंट कब जारी किया जाता है? वारंट एक आधिकारिक आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, जिससे वह पुलिस को कुछ कार्य करने के लिए बाबत आदेश देती है। गिरफ्तारी वारंट किसी को गिरफ्तार करने का मजिस्ट्रेट का आदेश है। कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तारी वारंट निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। 36 सजा होने के बाद जमानत कैसे मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार ट्रायल कोर्ट से दंडित हो जाने के बाद दोषियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है। ट्रायल में दंडित होने के बाद वे निर्दोष होने की मान्यता खो देते हैं। इस मान्यता का अपील पर सुनवाई करते हुए जमानत देते हुए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 37 सबसे ज़्यादा खतरनाक धारा कौन सी है? भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का अपराध बहुत ही गंभीर बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है जो भारतीय दंड संहिता की 326 के तहत किसी जानलेवा हथियार से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को घोर उपहति करने का अपराध करता है, जिससे इस अपराध के दोषी को धारा 326 के अनुसार एक अपराध की है। जमानत कितने दिन में होती है? कानून के अनुसार एक बार गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि 60 नंबर 180 दिन अपराध की प्रकृति के मुताबिक प्रदान की जाती है। इस अवधि में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार हो जाता है, जिसे डिफ़ॉल्ट आरोप पत्र दायर करने में चूक के कारण मिलती है। 420 में कितने दिन में जमानत मिल सकती है? जब भी किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो वह सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है। आप ये जान लें कि अभी तक जमानत के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट से नोटिस आने के बाद क्या करें? लीगल नोटिस का जवाब कैसे दें? जिसने भी लीगल नोटिस भेजा है उसका नाम ऑफिस के पते पर ही जवाब लिखिए। नोटिस जिस दिनांक का बना हो उसके जवाब का टाइटल रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस डेटेड लिखते हुए दें। सबसे पहले आप विरोधी पार्टी के वकील को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराएं। 376 पॉस्को एक्ट में एफिडेविट लगाने पर जमानत क्या मंजूर हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेक्शन 376 आईपीसी और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी। झारखंड हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने उसे जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्ता नाबालिग। क्या जमानत वापस ली जा सकती है? बॉन्ड की न्यायालय जांच करता है और संतुष्ट होने पर ही अभियुक्त को रिहा किया जाता है। एक व्यक्ति एक मामले में सिर्फ एक व्यक्ति की ही जमानत दे सकता है। जमानती आईपीसी की धारा 2 के अनुसार जमानती अपराध वह जो पहली अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में पॉस्को एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? पॉक्सो अधिनियम की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। ये 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में परिभाषित किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सर्च आर बागरवाला। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा सलाम नमस्ते और हमारे चैनल को प्यार देने के लिए अग्रिम थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।